टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं गणित एवं शिक्षा शास्त्र। तो गणित एवं शिक्षा शास्त्र का आज का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 14 है। आज का जो शिफ्ट है वो शिफ्ट आपका है 8 जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम जो सीटेट का हुआ था उससे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण प्रश्न उसी शिफ्ट से 30 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी सेक्शन से और 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इस सभी क्वेश्चन का डिस्कस हम करेंगे, जो आपके आगामी सीटेट जो दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में होने वाली है उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको यह सेक्शन करने के बाद यह पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है और आपको तैयारी किस तरह से करनी है। साथ ही साथ हमारा सीडीपी का क्लास जो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारे वीडियो पहुंच सके। और एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखन निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आंकड़ा जो डाटा होता है उसको निरूपण करने के लिए हम चित्र आलेख, पाई चार्ट या फिर डंडा आलेख, ये सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। तो आपको इस ऑप्शन में ये चूज करना है कि कौन सा नहीं है जो कि आपका डाटा का निरूपण किया जा सकता है उसके द्वारा। तो यहाँ पे है चित्र आलेख। चित्र आलेख जो कि आपको आंकड़ों का निरूपण करने के लिए उपयुक्त होता है। पाई चार्ट भी उपयुक्त होता है, लेकिन ये औसत, ये जो औसत है ये उपयुक्त नहीं होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। अर्थात श्यामा के पास जो एक आयताकार कागज था, यह आयताकार कागज था, फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। अब जो वह कागज को बदला है वह मोड़कर एक वर्ग बना लिया है। यह वर्ग बना लिया है, यह पहले उसके पास आयत था। तो रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव होगा। तो आपको सिमेट्री लाइन पूछ रहा है कि इसमें कितना होगा। तो आयत जो होता है इसमें एक सिमेट्री और इधर से दूसरा सिमेट्री लाइन होता है। लेकिन आप यदि स्क्वायर की बात करें तो एक यहाँ से भी होगा, एक यहाँ से भी होगा, उसके बाद डायगोनल भी होता है। ये थोड़ा ये डायगोनल होगा और ये होगा। तो आपको यहाँ से ये देखना है, इसमें एक लाइन और एक दो लाइन होता है, लेकिन इसमें से एक, फिर ये दो, फिर ये तीन और ये 4 लाइन होता है। तो यहाँ पे 2 लाइनें जो है वो बढ़ जाती है, अर्थात लीनियर जो सिमेट्री लाइनें हैं वो 2 लाइनें आपको बढ़ जाती है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा रैखिक सममिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर
सी आपका आंसर यहाँ पे होगा। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। दोनों कार्डों के परिमाप का अंतर, तो एक आयताकार माप जो है वो है आपका 20 × 10, ये लंबाई और ये चौड़ाई है। तो इसका जो परिमाप होगा 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई 2 × 20 जोड़ 10, अर्थात ये 60 सेंटीमीटर आपका होगा। और ये जो होगा वर्ग का माप, वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा है 15 सेंटीमीटर, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वह होगा भुजा स्क्वायर, अर्थात ईश्वरी, ये तो क्षेत्रफल हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 4 × भुजा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 × 15, अर्थात 60 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि आयत का परिमाप भी 60 आया और वर्ग का परिमाप भी 60 आया, तो दोनों कार्ड के परिमाप का अंतर 60 - 60 बराबर 0 आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला। नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भाग को चुनिए। तो वृत्त जो होता है, यह सर्किल जो है, इसका इसमें कौन कौन सा भाग है? तो यह एक सर्किल होता है, इसमें एक जो होता है सेंटर होता है, यह जो होता है यह रेडियस होता है, यह जो होता है वह रेडियस होता है। और यदि हम इसको पूरे को मिला देते हैं, यह जो होता है यह व्यास होता है, यह होता है आपका त्रिज्या, यह आपका व्यास होता है, यह जो होता है यह परिधि होता है, और यह जो होता है वो केंद्र होता है। तो ये सभी जो हैं ये वृत्त के भाग हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या है, कोण है, कोण की बात तो मैंने नहीं बताई है, परिधि है, भुजा है, भुजा भी मैंने नहीं बताया, त्रिज्या है, जीवा है, परिमाप है, भुजा है। तो यहाँ पे भुजा नहीं होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास। केंद्र, परिधि, त्रिज्या, व्यास, जो कि मैंने आपको ये 4 ऑप्शन यहाँ पे बताया है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, अर्थात 60 मिनट बराबर 16 किलोमीटर वह जाती है। तो 210 मिनट में कितना जाएगी? तो 60/210 × 16, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, 2 × 6, 1 मिनट, ये उल्टा हो गया। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा आपका 210 और ये नीचे आएगा 60/16। तो इसको हम यदि डिवाइड कर देते हैं तो 2 × 6, 7 × 21, 2 × 8 16, 8 × 7 56 किलोमीटर आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यहाँ पे 210 मिनट दिया गया है, तो मैं इस 1 घंटा को 60 मिनट में पहले चेंज कर लिया। अब है कि 60 मिनट में वह 16 किलोमीटर जो है सो
वह जाता है, वह जो है सो 60 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, चलती है। तो 210 मिनट में, तो 210 और बट्टे 60 इंटू 16, तो आपका 56 किलोमीटर यहाँ पे आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अब अगला है, अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखा बनाकर उन्हें 10 समान आकार की पट्टियों में बांटती है। तो एक उसके पास जो है वो वर्गाकार, एक जो है सो उसके पास वर्गाकार आकृति है, अर्थात कागज है। इसमें वो 10 इधर से लाइन खींचती है और उसके बाद जो है सो 3 पट्टी तक वो रंगती है। फिर कहता है कि अब वह उसी कागज के शीट में 10 क्षैतिज, अर्थात 10 इधर से भी जो है सो इस तरह से भी लाइन वो खींचती है और 10 इधर से भी खींचती है। तो अब जो उसे बराबर भागों में बांटती है, तो 10 इधर से भी है और 10 इधर से भी है, अर्थात 10 गुना 10 बराबर 100 डब्बे हो गए। 100 बराबर जो है सो भागों में बटा गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग जो है सो दिखता है जो रंगा नहीं है? तो उसने 3 पट्टी तक रंगा, तो 3 इंटू 10 बराबर 30, 30 हो गया। टोटल 100 है, 100 माइनस 30 बराबर 70 आपका बिना रंगा हुआ है। बिना रंगा हुआ 70 है। अब जो है आपको ये पूछ रहा है कि कितना भिन्न, कौन सा, तो 70 और टोटल है आपका 100, इसको हम कर देंगे 12, तो 7/10 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो आप इसको समझ गए होंगे कि एक जो है सो वर्गाकार आकृति है और उसके 10 भाग जो है सो खड़ा लाइन से और 10 भाग जो है सो उसे क्षैतिज लाइन से उसे 100 कुल भागों में बांटा जाता है, जिसमें उसने 3 पट्टी तक रंगा, अर्थात 10 या 30 डब्बे को रंग दिया। अब उसके पास खाली डब्बे जो हैं वो 70 डब्बे हैं और यह जो बिना रंगा हुआ डब्बा है यह 70/100, अर्थात आपका 7/10 आंसर आ रहा है। अब है, बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा कर लिया, अर्थात 3 घंटे में 5 मिनट पहले आज उसने अखबार पढ़ना पूरा कर लिया। तो उसने कुल कितने सेकंड अखबार पढ़ा? तो 2 घंटा 55 मिनट, इसको पहले हम आप मिनट बना लेंगे। तो 1 घंटा बराबर 60, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 2 इंटू 60 प्लस 55, तो ये हो जाएगा 120, 175 मिनट। अब 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो आपको 175 इंटू 60 यहाँ पे करना होगा, 175 इंटू 60। तो ये आप जब गुना करेंगे तो 0, 6 5 30 का 0 बाकी 3 और 7 6 42 3 45 बाकी 4, 7 6 एकम 6 और 4 10, 10,500 सेकेंड आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। काफ़ी आसान सवाल है, बस सिर्फ आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी सावधानी रखना है और आपका आंसर जो यहाँ पे आ रहा है 10,500, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन है? अर्थात पूर्ण घन का मतलब है कि जिसका गुणनखंड जो है सो बराबर, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यह जो होगा यह 8, यह पूर्ण घन है। तो इस तरह से जो आता है संख्या वो आपका पूर्ण घन होगा। तो 25, इसको यदि हम करते हैं तो 5 इंटू 5 होता है, ये स्क्वायर है। 6 इंटू 6 होता है, ये करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौके 64। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ रहा है। ये 9 इंटू 9, ये 9 का वर्ग है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब है, कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। तो रात में 10 बजे वह सोता है, 10 बजे वह सोता है, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 11 12,
फिर यहाँ पे जो है सो वह 6 बजे सुबह उठ जाता है। तो 2 घंटा उसने इधर सोता है, सोया है, उसके बाद 12 बजे के बाद इधर 6 घंटा सोया है, टोटल 8 घंटा उसने सोया है। इसको हम यदि फॉर्मूला से निकालते हैं, इसे मैंने अपने मौखिक रूप से निकाल दिया, लेकिन यदि हम इसे सिस्टम से निकालते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो 10 बजे है इसको हम कर देंगे, ये रात्रि का 10 बजे है तो ये 12 10 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और ये 6 है तो इसको हम 24 घंटे में 6 घंटे जोड़ देंगे, 24 6 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा 8 घंटा जो है सो वो निकल रहा है। अब हम इसको 24 में क्यों जोड़े, तो यह सुबह का समय है, इसीलिए हमने इसको 24 में ऐड किया, और ये रात्रि का समय अर्थात पीएम है, दोपहर के बाद का समय है, इसीलिए इसको मैंने 12 में ऐड किया है। तो 12 10 22 और यहाँ 30 में से माइनस हुआ 8 घंटा ये यहाँ पे आ रहा है। तो यह जो 8 घंटा उसने सोया, तो टोटल 24 घंटा में से 8 घंटा हम यदि माइनस करते हैं तो वह 16 घंटा सोया, तो वह दिन का कितना भाग सोया, सॉरी वह जो है सो इतना 16 घंटा वो जगा रहा। तो अब जो वह जगा रहा 16 घंटा, तो वह टोटल दिन का कितना भाग जगा रहा, तो 8 दूनी 16 8 तिया 24, वह 2/3 भाग जो है सो जगा रहा। अब उसी भाग में 2/3 भाग में उसने 1/8 भाग जो है सो खेलने में और 1/6 भाग उसने पढ़ने में व्यतीत किया। तो अन्य गतिविधि में उसने कितना समय व्यतीत किया, तो 2/3 में से इस दोनों को हम माइनस कर लेंगे, तो 2/3 और यहाँ पे माइनस 8 छके 48 8 छके और यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 14/48। तो ये आप माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो आप इसको समझ गए होंगे मैंने कैसे आपको समझाया है। इसमें कुछ भी नहीं है, ये 10 बजे रात में सो रहा, सुबह 6 बजे वो जग रहा। आप इसको मुँह ज़बानी भी जोड़ सकते हैं, जितना घंटा उसने सोया उसके बाद जो उसने जगा रहा, तो 24 घंटे के अनुसार उसने 2/3 भाग जो है सो वो जगा रहा। अब उसमें से जो अन्य गतिविधि के लिए समय बचा वो पढ़ने और खेलने के बाद हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। अब है रेशमा और रेखा की चोटियों की लंबाई क्रमशः 4/5 प्लस 5/7 भाग है, दोनों की चोटियों की लंबाई का योग क्या है, तो इसको हम 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 7 चौके 28 और 7 पचे 5 पचे 25, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 20 40 8 5 13 53/35, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। काफ़ी आसान सवाल था। अब है 10 -10 प्लस 10 -10 का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है, तो यहाँ पे ही हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है, ये प्लस ये माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, अर्थात 0 बचा। आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी 0 आएगा यदि पदों की संख्या सम हो। यदि पदों की संख्या विषम होगी तब आपका आंसर बदल जाएगा, और पदों की संख्या जब विषम होगी तो ये आपका आंसर 10 आएगा, लेकिन यदि पदों की संख्या सम है तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अब है विभिन्न गांवों में किसान की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है, तो विभिन्न गांव की जो है सो मजदूरी दी गई है, ABCD 4 गांव है। अब जगत जो है सो ए गांव में, जगत जो है वो ए गांव में 105 दिन काम करता है 185 रुपया की दर से, तो उसने कितना पैसा कमाया, तो इसको यदि आप गुना करते हैं तो 19,425 रुपया जगत कमाता है। अब रेणु है, रेणु है जो कि सी गांव में
180 दिन काम करती है और उसका मजदूरी वहाँ का 93 रुपया है। तो इसको आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 16,740 रुपया उसने कमाया। तो अब कहता है कि जगत व रेणु से 2685 रुपया ज़्यादा, तो आपको इसको माइनस करके देखना पड़ेगा। तो इसको आप माइनस करेंगे तो 2685 रुपया जो है सो अंतर आ रहा, अर्थात जगत ने 2685 रुपया ज़्यादा कमाया रेणु से। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। तो प्राइमरी सेक्शन का जो पेपर 1 का मैथ होता है वो काफ़ी इजी होता है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। तो 1 और प्लस 6 दशांश, दशांश का मतलब बट्टा 10 होता है, तो 1 प्लस 0.6 अर्थात 1.6 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में लिखे गए हैं। तो आरोही का मतलब होता है आरोही, ये छोटा है तो इसके मतलब होता है कि छोटा पहले। अवरोही, अवरोही का मतलब होता है बड़ा पहले। आप इस ट्रिक से इसको याद रखिएगा यदि आपको कन्फ्यूजन होता है। तो आरोही है, ये 3 लेटर है, तो छोटका जो है सो वो पहले आएगा। अवरोही यदि कहता तो ये बड़ा लेटर है तो बड़का पहले आता। तो यहाँ पे छोटा से बड़ा की ओर बढ़ना है, अर्थात जो है सो पहले सबसे छोटा आपको लेना है फिर आपको बड़ा लेना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो 0.866, उसके बाद 8.06, फिर आ रहा है 8.066। तो ये यहाँ पे गलत हो गया, ये जो है सो आपका ये पहले आता, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे है 0.866, फिर है 8.066, फिर है 8.066, फिर है 8.06 और फिर है 8.60। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे श्रेणी आपका गलत हो गया, आपका ये जो है सो पहले आता। तो यहाँ पे ये सही है, फिर ये भी सही है, फिर ये भी पहले आ गया, फिर इसके बाद ये आ रहा है फिर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सी सही है। आपका यहाँ पे जो आंसर हो रहा वो सी सही है। इसमें आपको थोड़ा बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, डेसिमल के बाद के संख्या का यहाँ पे थोड़ा सा खेला है और कुछ भी नहीं है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। म्याऊं खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में जो है सो खड़े हैं। एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2 और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिसे खिलाड़ी को 7 या फिर से 7 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊं बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्याएं आने पर म्याऊं बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपको सिर्फ घुमाया है, यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछ लेता कि इस सीरीज में 7 से कौन कौन पूर्णतः जो है सो विभाजित है। तो ये आपका पूछ रहा है। तो 7 से कौन कौन विभाजित है जो कि पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 154 में 7 से हम भाग देंगे तो लग जाएगा, फिर 7 से इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 52, ये नहीं लग रहा। फिर यहाँ पे देंगे 7 से लग रहा है, 7 दूनी 14, 4 47, यहाँ भी नहीं लग रहा। फिर यहाँ पे देंगे 7 एकम 7, 9 7 63 लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। 7 दूनी 14, 6 63, इसमें भी लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो ये जो खेल आपको दिया है ये सिर्फ गोल गोल घुमा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा आपको 7 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो आपको सीरीज आंसर करना है। अब है पेडागोजी सेक्शन से
निम्नलिखित में से क्या गणित की एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? योग की परिकलन रचनात्मक कक्षा जो है वो कक्षा जिसमें छात्र एक्टिव हो, छात्र के लिए सामान्य वातावरण हो। तो योग की परिकलन संबंधित समस्याओं पर शिक्षक एक मौखिक परीक्षा ले रहा है और छात्र हाथ खड़े करके उत्तर दे रहा है। शिक्षक ने श्याम पट पर विविध पहेलियों को लिखा और छात्र बारी बारी से एक एक करके श्याम पट पर हल कर रहे हैं। शिक्षक कक्षा में नकली नोट, डंडियों के बंडल, गिनतारा लेकर आया और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्र को सामूहिक गतिविधियां, यह पॉजिटिव वर्ड है, में लगाए व्यस्त रखता है। शिक्षक स्थानीय मान सिखाने के लिए डाइंस ब्लॉक के उपयोग को प्रदर्शित कर रहा है और छात्र दिए गए अनुदेशों के चरणों को लिखने में व्यस्त है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको मैंने निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड कराया है जो कि आपको यहाँ पे आंसर करने में पेडागोजी सेक्शन के लिए रामबाण साबित होगा। आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड देख लें। अब है एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है? तो हाथ की नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। हाथ की बालिस्त बित्ता से पतंग की दूरी को मापना, इसमें छात्र इन्वॉल्व है। शब्द इबारती समस्या, यदि एक चोकोलाटे की यहाँ पे चॉकलेट होगा, चॉकलेट की कीमत 5 रुपया है तो 3 चॉकलेट की कीमत क्या होगी, हल करना है। फिर है 2 गुना 4 बराबर है 4 गुना 2 के। फिर है 1/2 और 1/3 को हल करना है। तो यहाँ पे कोई मानसिक क्रिया नहीं हो रही है, सीधा 1/2 को 1/3 से ऐड करना है। तो ये आपका जो होगा ये आपका ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा। अब है एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो पानी से भरे हुए एक गिलास की 1/3 पानी पी लेने पर कितना पानी बचेगा? 1/2 का अर्थ क्या है? आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे? यदि किसी व्यक्ति को एक कार्य के पूरा करने में 10 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा? तो कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो भिन्न को पढ़ाने के लिए आपको सबसे उपयुक्त होगा, सबसे सटीक आंसर होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है कि एक जो है सो सेब है आपके पास, एक जो है सो सेब है आपके पास और इसको आपको 4 भाग करके बांटना है। तो ये आपका सबसे सटीक आंसर होगा, इसमें जल्दी बच्चा समझ पाएगा और सेब उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। अब है प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो गणित के आकलन के लिए कौन सा उद्देश्य जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? त्रुटि रहित परिकलन के लिए छात्रों को निरंतर परीक्षाएं लेना, ये नहीं होगा। प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को सुधारने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा, ये निगेटिव वर्ड है। छात्रों को उनके प्राप्तांक के आधार पर श्रेणीबद्ध, ये भी निगेटिव वर्ड है। आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। निरंतर परीक्षा लेना, यह भी सटीक नहीं है। अब है हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टा लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किन विषयों को पढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन होगा? तो प्रिंटेड रंगोली चित्र वगैरह जो आता है उसको पढ़ने के लिए कौन सा जो है उपयुक्त साधन होगा? गुणनखंड और गुणज, आकृति और पैटर्न, भिन्न, स्थानीय मान। तो यहाँ पर जो होगा वो आकृति और पैटर्न होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब है इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने कौशल अर्जित कर लिया है? तो अज्ञात जो चीज़ें हैं,
अज्ञात जो राशि हैं उनको अनुमान लगाने का कौशल जो अर्जित कर लिया है, तो यह किस ऑप्शन आपको इंगित कर रहा है? तो पैमाने का उपयोग करके रस्सी की लंबाई, इसमें आपने उसको डेटा जो है सो नापने के लिए, एक सहायता के लिए आपने पैमाना दे दिया, तो ये आपका यहाँ पे सटीक नहीं है। दशमलव का संख्या का निकटन करना, पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा कि पार्टी जो ऑर्गेनाइज करना है उसमें कितनी खर्च आएगी, तो इसकी संभावना व्यक्त करना, इसमें वह इन्वॉल्व होगा, उसमें वह जो है सो मेंटली उसमें कैलकुलेटिव कर पाएगा, फिर आपको वो एक डेटा दे पाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा है। तो गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है। गणित में अवधारणा रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है। गणितीय अवधारणा प्रकृति में तर्क संगत होती है। गणित में अवधारणा निगमनिक विवेचन तर्कना पर आधारित होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा कि गणित में अवधारणा रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है, अर्थात लीनियर रूप से, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अब है अमन विभाजन या भाग विधि का जो है सो सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं पढ़ना। उसने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई। श्याम पट पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना। विभाजन की संभागी संरचना इक्वल शेयरिंग को विभिन्न चित्रों के उपयोग से समझाना। फिर है कई कंकरों या कंचों को समान संख्या के समूहों में व्यवस्थित करना, अर्थात मान लीजिए कि कंचा जो लाया 5-5 के समूह में उसने व्यवस्थित कर दिया, तो ये आपका कह रहा है। तो आपको सीरीज में लगाना है कि पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है, ये आपसे पूछा है। तो ये जो योजनाएं होगी, तो इसमें पहले होगा कि उसे कंकरों को लगाना है, उसे ग्रुप में पहले बांटना है। फिर है कि विभाग की संभागी संरचना इक्वल शेयरिंग को विभिन्न चित्रों का उपयोग से उसे समझाना है, अर्थात पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पे आएगा, क्योंकि यह जो है सो विभाजन का बच्चे को समझाने का सबसे सटीक तरीका होगा। अब है कक्षा 2 के अधिगमकर्ता को मानचित्र और दिक् स्थान संबंधी समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग में किया जा सकता है? तो कक्षा 2 के जो अधिगमकर्ता हैं उसे मानचित्र और दिक् स्थान, अर्थात मानचित्र और स्थान संबंधी जो है सो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कौन सा जो है सो संप्रत्यय क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त होगा? तो छात्रों को एक नक्शे पर 2 शहरों के बीच दूरी को नापना। छात्रों को यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है तो 5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, हल करना। छात्रों को एक ही आकृति जैसे कि वर्ग या वृत्त इत्यादि की विभिन्न क्षेत्रफल के साथ बनाने के लिए कहना। छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना, जिसमें विभिन्न कक्षों का सापेक्षित आकार बना हो। तो आपका सबसे सटीक और सबसे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें जो है सो छात्र वो इन्वॉल्व रहेगा, इसमें वह एक्टिविटी कर पाएगा, खुद से वो अपने घर के नक्शों को बनाने में बहुत सारे उसे क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, वह एक्टिव रहेगा और करके सीखेगा। तो ये आपका सबसे सटीक आंसर होगा। अब है अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? तो बैन हिले, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, एम न्यूमैन। तो ये हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत का सिद्धांत दिए हैं, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर ये भी जो है सो साइकोलॉजी से संबंधित है। आपका आंसर होगा बैन हिले। बैन हिले का जो है सो ज्यामितीय का सिद्धांत है, उसमें उन्होंने 5 प्रकार के जो है सो बातें बताई है। मैं आपको जो कंटेंट का क्लास होगा उसमें डिस्कस कर देंगे। अब है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार
गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? गणित मात्र अंकगणित है। प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि पढ़ने पर बल दिया जाना चाहिए। दैनिक जीवन के उदाहरण की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि दैनिक जीवन के उदाहरण की सहायता से गणित को जो है सो प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। अब अगला जो है वो है कि एक योग के प्रश्न 87 + 16, 87 और 16 को जोड़ने के लिए उसने लिख दिया 7 6 13 8 1 9, इस तरह से लिख दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा किए गए उत्तर की सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया को निरूपित करता है? तो यहाँ पे यह जो है सो छात्रों की द्वारा दी गई एक साधारण त्रुटि है। अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देकर ये नहीं होगा। अध्यापक द्वारा औपचारिक कलन विधि को श्यामपट्ट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और छात्रों को चरणों को अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। छात्र को पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरण दिखाए जाना चाहिए और उसे हल करने के लिए समान प्रकार के 10 और प्रश्न दिए जाना चाहिए। योग के समय पुनः समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान का पुनः समूहीकरण की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए मूर्त और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर होगा, जो कि इस प्रश्न के लिए काफी उपयुक्त है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम की संबंधित उपागम नहीं है? तो आगमनात्मक, निगमनात्मक, समस्या समाधान, विशेषण, संश्लेषण, ड्रिल और अभ्यास। यह निगेटिव वर्ड है। मैंने निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड में आपको कराया है, आप वहां से देख लेंगे। अब है अगला, निम्नलिखित में से इसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? रचनात्मक आकलन के लिए इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो उप संख्यानात्मक रिकॉर्ड, सत्र अंत परीक्षा, क्षेत्र भ्रमण, पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आपका सत्र अंत का जो परीक्षा होता है, इससे रचनात्मक आकलन का कोई जो है सो संबंध नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? विभिन्न बीमाओं वाले आयत की लंबाई मापना, 5 के गुणज पता करने के लिए समलाप गणना, एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार को ढूंढना। तो आज का जो सेट था वो 8 जनवरी 2022 में सीटेट जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड यह सेट था। आज के सेट का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है। मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ लेकर आप खुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और बाद में आप आंसर मिला सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें। और यह सेशन आपको कैसा लगता है एक लाइक और एक कॉमेंट आप हमें ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ता है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग मित्रा ऑफिशियल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके वहां से ज्वाइन कर लें। और भी सारी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास जो है सो कंटेंट का क्लास, टीडीपी का और ईवीएस का, मैथ का, इस सभी का जो है सो वहाँ पे चल रहा है। आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास मात्र 2 महीना का समय मिला है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद।